मंदिर से सब लोग रीत के घर पहुंचते हैं। गाड़ी से उतरते ही माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। अर्जुन थोड़ा गंभीर होकर, देख यशराज, आज तो शादी हो गई, सब मस्त लग रहा है, पर जब अंकल को पता चलेगा तब अलग ही तूफान आएगा। नील डरने का नाटक करते हुए, हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ जब अंकल गुस्से में आएंगे ना, तो पहले मुझे ही थप्पड़ मारेंगे। पता नहीं क्यों सब गुस्सा मुझ पर ही उतरता है। धारा हंसते हुए, और मुझे लग रहा है अंकल आएंगे और सीधा अर्जुन से कहेंगे, तू ही मास्टरमाइंड है, तू ही सब करवाता है। देवेश चुटकी लेते हुए, तब तो बेचारा अर्जुन बोलेगा, अंकल मैंने तो सिर्फ कैटरिंग करवाई थी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। रीत थोड़ी शर्माती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, रीत मुस्कुराकर, तुम सब परेशान मत हो, अंकल को मैं संभाल लूंगी। अगर उन्होंने कुछ बोला तो मैं कह दूंगी, अंकल शादी मैंने की है, दोस्तों ने नहीं। शौर्य हंसी रोकते हुए, वाह, इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं था जब पहली बार मैंने कॉलेज में प्रपोजल दिया था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। आखिरकार सब रीत और यशराज को छोड़कर जाने लगते हैं। नील हाथ जोड़कर नाटक करते हुए, भाई अब तू शादीशुदा आदमी बन गया है, अब हम लोगों को मत भूल जाना, वरना अगली बार तेरे रिसेप्शन में मैं तेरी ही जूते छुपा लूंगा। अर्जुन गंभीर लहजे में, याद रखना, तूफान आए या बवंडर, हम सब तेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हाँ, अंकल का पहला गुस्सा तू अकेले झेलेगा। सब हंसते हैं। यशराज और रीत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोस्त उन्हें आशीर्वाद और मजाक के बीच छोड़कर चले जाते हैं। अब घर में शांति है। बाहर तूफान की बातें हो रही थी, पर अंदर हल्की हल्की रोशनी और सन्नाटा है। यशराज और रीत अपने कमरे में आते हैं। रीत शर्माते हुए पल्लू ठीक करती है। यशराज धीरे से मुस्कुराते हुए, तो मिसेज यशराज, अब डर लग रहा है क्या? दोस्तों ने तो पहले ही तूफान का ट्रेलर दिखा दिया। रीत थोड़ी नजरों झुकाते हुए, डर नहीं, पर हाँ, सोच रही हूँ अंकल को कैसे बताऊं, कहीं उन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की तो। यशराज पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। यशराज गंभीर और नर्म आवाज में, रीत अब तू अकेली नहीं है, अगर दुनिया भी खिलाफ खड़ी हो जाए ना, तो मैं तेरे साथ हूँ। हमने शादी सिर्फ रस्मों के लिए नहीं की, मैंने तुझे अपना मानकर हर हाल में साथ निभाने का वादा किया है। रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीत हंसते हुए, हल्का सा रोते हुए, पता है, मैं बचपन से सपने देखती थी शादी के, पर कभी नहीं सोचा था कि इतनी ड्रामेबाजी के बाद, इतने हंगामे के बीच मेरी शादी होगी। यशराज हंसते हुए चुटकी लेकर, अरे तू किस्मत वाली है, तेरी शादी में कॉमेडी शो, एक्शन मूवी और इमोशनल ड्रामा सब था। नेटफ्लिक्स भी क्या याद रखेगा। रीत हंसते हंसते तकिए से उसे हल्का सा मार देती है। रीत मजाक में, तो अब क्या, मुझे लगता है शादी के बाद रोमांटिक बातें होनी चाहिए, ना कि कॉमेडी। यशराज उसका हाथ पकड़कर पास खींचता है। यशराज धीरे से, कॉमेडी और ड्रामा बहुत हो गया, अब थोड़ी रोमांस की बारी है। रीत शर्माकर सिर झुका लेती है। यशराज धीरे से उसके आंसू पोंछता है, और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दूसरी तरफ रीत और यशराज को बाय बोलकर अर्जुन और एकता घर जा रहे थे। कार का स्टीयरिंग अर्जुन के हाथ में था, एकता खिड़की के पास बैठी थी। रात की हवा अंदर आ रही थी। दोनों के चेहरों पर हल्की सी थकान और ढेर सारी हंसी का असर साफ झलक रहा था। एकता मुस्कुराकर, देखा अर्जुन, देवेश और धारा की शादी हो गई, अब यशराज और रीत भी शादी कर चुके, शौर्य और गागी की शादी भी फाइनल हो गई है, अब बचा कौन? अर्जुन हंसते हुए, नकली सीरियस टोन में, हाँ, सब निकल लिए लाइन से, और हम दोनों अब तक स्टक हैं जैसे 90 का गाना रेडियो पर अटका हो। एकता भान चढ़ाकर, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो? अर्जुन शरारती अंदाज में, मतलब साफ है मैडम, अब हमारी बारी है शादी की, वरना कल को सब बच्चे लेकर घूम रहे होंगे और हम दोनों अभी भी सोचेंगे, अरे हमारी तो एंगेजमेंट भी नहीं हुई। एकता हंसी रोकते हुए,
वाह, बच्चे तक पहुंच गए सीधे। पहले शादी तो कर लो, और शादी करनी है तो प्रपोज करने का भी तो कोई तरीका होता है। अर्जुन नकली दुखी चेहरा बनाकर, ओह तो मैडम को फिल्मी प्रपोजल चाहिए, नील डाउन वाला, फूलों वाला, है ना। एकता मजाक उड़ाते हुए, हाँ, और साथ में बैकग्राउंड में शाहरुख खान का गाना बजे, तुझे देखा तो ये जाना सनम। दोनों हंस पड़ते हैं। अर्जुन स्टीयरिंग घुमाते हुए, लेकिन सच बोलूं, एकता, अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा ना, तो बहुत सिंपल होगा। एकता जिज्ञासु होकर, कैसा? अर्जुन गंभीर लेकिन प्यारे अंदाज में, बस इतना कहूंगा, मेरे हर दिन की आदत बन जा, मेरी हर शाम का सुकून बन जा, शादी करेगी मुझसे। एकता चौंक कर उसकी ओर देखती है, फिर हंस पड़ती है। एकता शरारती लहजे में, अरे वाह, लाइन तो तू रोमांटिक बोल गया, लेकिन मुझे तो शक है, ये कहीं गूगल से तो कॉपी नहीं की। अर्जुन ड्रामा करते हुए, गूगल, मेरी फीलिंग्स का कॉपीराइट मेरे दिल के पास है। गूगल ने अब तक इतनी प्यारी लाइंस बनाई होती तो वो भी शादी कर चुका होता। एकता हंसते हुए, ठीक है, मान लिया, पर शादी का टाइमिंग, सब तो शादी कर लिए, हमारी शादी कब होगी? अर्जुन गंभीर होकर, फिर शरारत में, देख, अगर मैं तेरे पापा से आज परमिशन मांग लूंगा, तो कल ही बारात लेकर आ जाऊंगा। एकता हंसते हंसते, और अगर पापा ने गुस्से में बेलन उठा लिया तो? अर्जुन डरने का नाटक करते हुए, तो मैं खिड़की से भाग जाऊंगा और बाहर खड़े होकर गाऊंगा, निकला था घर से मैं अकेला। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। एकता धीरे से, थोड़ी शर्माते हुए, लेकिन अर्जुन, सच में, अगर तू कहे तो मैं अभी भी हाँ बोल दूं। अर्जुन एक पल के लिए उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर स्टीयरिंग पर हाथ मारता है। अर्जुन एक्साइटेड होकर, तो फिर ऑफिशियली फिक्स, अगली शादी हमारी, बस सबको शौक देना है। एकता हंसते हुए, तो प्रिपेयर रहना, क्योंकि शौक तो सबसे ज्यादा तेरे ससुर को लगेगा। दोनों कार में हंसते हुए दूर निकल जाते हैं, जैसे उनकी भी कहानी अब अगले लेवल पर जाने वाली है। अगला दिन, वालिया मेंशन, डाइनिंग टेबल पर, सुबह का नाश्ता लगा था। प्रणव जी अखबार पढ़ रहे थे, रेखा जी चुपचाप कॉफी पी रही थीं, अद्विक टोस्ट पर मक्खन लगाते हुए बैठा था और गौरी गागी को हंस हंसकर कुछ सुना रही थी। तभी राशि ने प्लेट रखते हुए नकली मुस्कान के साथ गागी की ओर देखा। राशि तीखे स्वर में, वाह गागी, सब तो अपने अपने काम में बिजी हैं। पापा और भैया कंपनी संभालते हैं, मैं खुद एसजी कंपनी में मैनेजर हूँ, माँ और भाभी घर संभाल रही हैं। और तुम, इतनी टॉपर रही हो कॉलेज में, आज भी घर पर बेरोजगार बैठी हो, आखिर कर क्या रही हो? टेबल पर एकदम सन्नाटा छा गया। रेखा जी ने भौहें सिकोड़ ली, गौरी ने राशि को घूरा और अद्विक का हाथ प्लेट पर रुक गया। अद्विक गुस्से में, राशि, जरा जुबान संभाल कर बात करो, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में तानों की आदत है तो यहाँ मत दिखाओ। गागी मुस्कराते हुए, हाथ उठाकर अद्विक को रोकते हुए, भैया छोड़िए, मुझे खुद बोलने दीजिए। गागी ने शांत चेहरा बनाए, सीधे राशि की आंखों में देखा। गागी मुस्कुराकर, पर बातों में धार के साथ, राशि, आप मैनेजर हैं, भैया और पापा डायरेक्टर हैं, माँ और भाभी घर की सीईओ हैं, तो मैं क्या हूँ? मैं वो हूँ जिसके होने से ये घर घर है। और वैसे भी हर काम सामने की कुर्सी पर बैठकर नहीं होता, कभी कभी असली खेल बैकस्टेज से खेला जाता है। राशि चकित होकर, मतलब? गागी हल्की हंसी के साथ, मतलब ये कि मैं अगर चाहूँ तो आपको भी माना ग से डायरेक्टर बना सकती हूँ, और चाहूँ तो किसी डायरेक्टर को जीरो भी। लेकिन मैं अपनी ताकत दिखाने में नहीं, अपने फैमिली की इज्जत बढ़ाने में विश्वास रखती हूँ। तो फिलहाल आपको बस इतना समझ लीजिए, मैं बेरोजगार नहीं हूँ, बस अपनी पहचान आपको बताना जरूरी नहीं समझती। टेबल पर माहौल भारी हो गया। गौरी तो गागी की बात सुनकर ताली बजाने ही वाली थी, पर अद्विक ने उसे इशारे से चुप कराया। अद्विक गुस्से में, राशि की ओर, सुना, यही है मेरी बहन, और अगर फिर कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की तो ये मत भूलना, अद्विक वालिया नाम है मेरा। राशि का चेहरा उतर गया।
वो चुपचाप प्लेट में कांटा घुमाने लगी। गागी बस हल्के से मुस्कुराई, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और गौरी को छेड़ते हुए कहा, भाभी, आलू पराठा तो बहुत बढ़िया बना है, एक और मिलेगा। सबका माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया, लेकिन राशि पूरी तरह से गागी के जवाब से सन्न रह गई थी। सब नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठकर हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। तभी दरवाजे पर आवाज हुई। दरवाजा खुला तो अंदर आया आशुतोष जी, ममता जी, अनाया, शौर्य और साथ में अर्जुन और नील। प्रणव जी मुस्कुराते हुए खड़े होकर, आइए आइए, इंतजार कर रहे थे आप सबका। रेखा जी, आज घर सच में रोशन हो गया है, आइए बैठिए। सब लोग गर्मजोशी से स्वागत करने लगे। गागी हल्का सा शर्माते हुए एक तरफ खड़ी थी, और गौरी हंसते हुए उसे छेड़ रही थी। उसी वक्त राशि की नजर सीधे शौर्य पर पड़ी। उसने पलकों को झपकाते हुए देखा, कितना बदल गया है, कितना हैंडसम हो गया है। फिर उसने बारी बारी अर्जुन और नील को देखा, ये दोनों भी तो फिल्मी हीरो लग रहे हैं। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। पर दूसरी तरफ शौर्य, नील और अर्जुन की आंखें उस पर जैसे ही पड़ी, उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ नजर आईं। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले अपना चेहरा घुमा लिया। शौर्य मन ही मन दांत भींचते हुए, यही है वो जिसने गागी की जिंदगी नरक बनाई थी। नील धीमे स्वर में अर्जुन से, 7 साल बाद भी वही नकली मासूमियत, और आज ऐसे घूर रही है जैसे हमें पहचानती ही नहीं। अर्जुन गुस्से से फुसफुसाते हुए, काश यहाँ पापा मम्मी न होते, तो बता देता इसे हम कितनी इज्जत देते हैं। तीनों ने खुद को कंट्रोल किया और सोफे पर जाकर प्रणव जी और अद्विक के पास बैठ गए। राशि के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभर आई कि किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ममता जी मुस्कुराकर, असल में हम आज एक खास मकसद से आए हैं। हम चाहते हैं कि शौर्य और गागी की सगाई की तारीख पक्की हो जाए। गागी शर्म से नजरें झुका लेती है। प्रणव जी और रेखा जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। प्रणव जी, हमें भी यही इंतजार था, आप तारीख बताइए, ये घर खुशी से भर जाएगा। ममता जी, तो क्यों न अगले महीने की 14 तारीख, शुभ दिन है। रेखा जी, हाँ, बिल्कुल सही रहेगा। सारे घर में खुशी की हवा दौड़ गई। पर उसी बीच राशि ने अपनी बनावटी मुस्कान के साथ शौर्य की ओर देखते हुए कहा। राशि मीठे स्वर में, शौर्य, 7 साल बाद मिल रहे हैं, कितना बदल गए हो, पहचानना मुश्किल हो रहा है। शौर्य ने उसकी ओर बिना देखे अखबार उठा लिया। शौर्य ठंडे स्वर में, कुछ लोग चाहे सालों बाद भी मिलें, पहचानना मुश्किल नहीं होता। नील ने हल्का सा खांसते हुए व्यंग्य से कहा, नीला, सही कहा, कुछ चेहरे तो याद से भी मिटते नहीं। अर्जुन सीधे राशि को घूरते हुए, और कुछ लोगों की यादें हमेशा बददुआओं के साथ जुड़ी रहती हैं। राशि का चेहरा उतर गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई और चुपचाप पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। गौरी, जो सब देख रही थी, मन ही मन खुश हुई। आज पहली बार किसी ने राशि को उसकी जगह दिखाई है। गागी ने हल्की चिंता से शौर्य की ओर देखा, पर शौर्य ने सिर्फ उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, रेखा जी, गौरी बेटा सबके लिए मिठाई लेकर आओ, सबका मुंह मीठा करना है। जी मम्मी अभी लाया। गौरी खुशी खुशी किचन में चली जाती हैं। सब बहुत खुश थे, पर राशि को गागी से जलन हो रही थी। वालिया मेंशन हॉल में सब बैठे हैं। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। माहौल खुशनुमा था। तभी राशि ने अपने ताने मारने वाले अंदाज में बात छेड़ी। राशि मुस्कुराते हुए, लेकिन कटाक्ष के साथ, वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आती, गागी, तुम इतनी पढ़ाई में टॉपर थी, फिर भी आज तक कोई काम क्यों नहीं करती? पापा और भैया कंपनी संभाल रहे हैं, मैं खुद एसजी कंपनी में मैनेजर हूँ, भाभी और माँ घर संभालती हैं। लेकिन तुम बस ऐसे ही घर पर आराम कर रही हो। पूरा हॉल चुप हो गया। गागी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर कुछ बोली नहीं। राशि शौर्य की ओर देखते हुए, और शौर्य, तुम खुद सीईओ हो,
इतनी बड़ी कंपनी संभालते हो, कम से कम सगाई से पहले गागी को बिजनेस के बारे में कुछ सिखा दो, ताकि कल को तुम्हारे बराबर खड़ी हो सके। उसके लहजे में मीठा जहर था। सभी के चेहरे पर असहजता झलक रही थी। शौर्य गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि तभी आशुतोष जी ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में बात काटी। आशुतोष जी गंभीर स्वर में, राशि बेटा, मैं तुम्हारी सोच समझ सकता हूँ, पर शायद तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि इंसान की काबिलियत सिर्फ उसके पद से नहीं मापी जाती। तुम कह रही हो गागी कुछ नहीं करती, पर गागी ने वो किया है जो बहुत से लोग चाहकर भी नहीं कर पाते। उसने अपने परिवार के रिश्ते, अपनी पढ़ाई और अपनी इज्जत तीनों को संभाल कर रखा है। राशि का चेहरा उतर गया। ममता जी मुस्कराते हुए गागी की तरफ देखकर, और वैसे भी शादी का मतलब ये नहीं होता कि दोनों को बराबर बिजनेस संभालना ही पड़े। गागी चाहे बिजनेस संभाले या न संभाले, हमारे लिए वो पहले इंसान है, फिर बहू। हम चाहते हैं कि शौर्य को एक अच्छी जीवन साथी मिले और गागी से बेहतर हमें कोई नहीं दिखता। आशुतोष जी थोड़ा सख्त होकर राशि से, और अगर बात बिजनेस की ही करनी है, तो मैं एक बात साफ कर दूं। कंपनी संभालना मेरे बेटे शौर्य की जिम्मेदारी है। गागी चाहे तो उसमें उसका साथ दे, चाहे तो घर में रहकर हमारा परिवार संभाले। उसका चुनाव उसका होगा, किसी और का नहीं। गागी ने आंखें झुका ली, पर उसके चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान आ गई। शौर्य धीमे लेकिन मजबूत स्वर में, और राशि, तुम्हें शायद ये नहीं पता कि गागी मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी है। बिजनेस से बड़ी बातें जैसे इंसानियत, भरोसा और रिश्ते, और यकीन मानो, ये चीजें किसी किताब या कंपनी में नहीं सिखाई जाती। सबकी नजरें गागी पर थीं। राशि ने होंठ दबाकर मुस्कान छुपाने की कोशिश की, पर साफ था कि अंदर से उसकी हालत खराब हो गई थी। सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। राशि चुपचाप उठी और गागी के पीछे पीछे चली गई। गागी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। राशि आवाज धीमी करके तंज कसते हुए, बड़ी किस्मत वाली हो गागी, वरना सच कहूं तो तुम्हारी औकात तो एक सीईओ की पत्नी बनने लायक बिल्कुल नहीं थी। मैं होती तो एसजी कंपनी को अगले लेवल पर ले जाती, और तुम बस पढ़ाई में टॉपर होने का झूठा गर्व, बाकी जीरो। देख लेना, शादी के बाद तुम्हें शौर्य के सामने खुद को साबित करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। गागी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे धीरे पास आई। चेहरे पर वही शांत, मासूम सी मुस्कान। गागी धीरे लेकिन पैने शब्दों में, राशि, तुम्हें लगता है कि हर रिश्ता सिर्फ बिजनेस और पोजीशन से चलता है। शायद इसलिए तुम हमेशा हार जाती हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में सिर्फ जलन है, अपनापन नहीं। राशि का चेहरा तमतमा गया। गागी थोड़ा और पास आकर, जहां तक शौर्य की बात है, उसे एक पार्टनर चाहिए, कोई प्रतियोगी नहीं। वो प्यार और भरोसे को बिजनेस से ज्यादा अहमियत देता है, और यही वजह है कि उसने मुझे चुना, तुम्हें नहीं। राशि ने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन गागी ने बात पूरी की। गागी हल्की हंसी के साथ, और रही बात खुद को साबित करने की, तो याद रखना, गागी किसी को साबित करने नहीं, निभाने आती है। शौर्य को ये फर्क समझ में आ चुका है। तुम चाहो तो सीख सकती हो, लेकिन शायद ये तुम्हारे बस की बात नहीं। गागी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गई। राशि वही खड़ी रह गई, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में हार और भीतर गहरी जलन। गागी बालकनी में खड़ी ठंडी हवा ले रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। शौर्य धीरे धीरे आकर उसके पास खड़ा हो गया। शौर्य धीरे से मुस्कुराकर, तो मैडम जी, अभी अभी मैंने देखा, आपने किसी को बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ 2-3 लाइनों में चारों खाने चित कर दिया। गागी ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। गागी मासूमियत से इतना भी कुछ नहीं था, बस जो सच था वही कह दिया। शौर्य गंभीर होकर उसकी आंखों में देखते हुए, नहीं गागी, ये सिर्फ सच बोलना नहीं था, ये हिम्मत थी। तुम्हें पता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के तानों का जवाब मुस्कुरा कर दे पाते हैं। गागी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, अगर मैं गुस्से में जवाब देती,
तो उसमें भी हार मेरी ही होती, क्योंकि गुस्से से रिश्ते नहीं निभते शौर्य, और मैं तुम्हारे साथ अपने रिश्ते में कोई दरार नहीं चाहती। शौर्य की आंखें कुछ पल के लिए नम सी हो गईं। उसने गागी का हाथ पकड़ लिया। शौर्य धीरे से, तुम सच में मेरी सबसे बड़ी ताकत हो गागी। कभी कभी सोचता हूँ, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं आधा भी वो इंसान नहीं होता जो आज हूँ। गागी हंस पड़ी और बोली, गागी, और कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर तुम्हारा गुस्सा और जिद मुझे झेलना न पड़ता तो मेरी सहनशीलता कभी इतनी मजबूत न होती। दोनों हंस पड़े। फिर शौर्य ने हल्के से गागी का चेहरा अपनी ओर घुमाया। शौर्य फुसफुसाकर, मैं वादा करता हूँ, तुम्हें हमेशा उसी गर्व के साथ देखूंगा जैसे आज देख रहा हूँ। गागी की आंखें चमक उठीं। गागी ने धीरे से कहा, और मैं वादा करती हूँ, कभी भी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों कुछ देर तक खामोशी में एक दूसरे को देखते रहे। हवा के साथ उनके बीच की खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। दूसरी तरफ खन्ना मैंशन, ड्राइंग रूम। शाम का वक्त था। ड्राइंग रूम की सजावट हमेशा की तरह भव्य थी। टेबल पर महंगे स्नैक्स और ड्रिंक्स रखे थे। विक्रम खन्ना और उनकी पत्नी नैना अपने मेहमानों के सामने शालीन सी मुस्कान बनाए बैठे थे। सामने बैठे थे मिस्टर ओबरॉय, उनकी पत्नी और उनकी बेटी कृतिका। कृतिका ने हाई क्लास डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी और लगातार अपने बालों को ठीक कर रही थी। उसकी आंखों में बस एक ही बात साफ झलक रही थी, वो इस घर की बहू बनना चाहती है। मिस्टर ओबरॉय हंसते हुए, तो विक्रम जी, जैसा हमने पहले भी कहा था, हम दोनों परिवार अगर रिश्तेदारी में बंध जाएं, तो बिजनेस और पर्सनल दोनों रिश्ते मजबूत होंगे। विक्रम खन्ना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल ओबरॉय साहब, मैं भी यही सोचता हूँ। यशराज और कृतिका की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। नैना मुस्कुराकर, और वैसे भी कृतिका हमारी फैमिली में आएगी तो सबकी रौनक और बढ़ जाएगी। इतनी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की, हर माँ चाहती है ऐसी बहू। कृतिका शर्माने का नाटक करती है और झुककर चाय उठाती है। कृतिका धीरे से नैन को देखकर, आंटी, यशराज घर पर नहीं है क्या? नैना हल्की नाराजगी छुपाते हुए, हाँ बेटा, वो कुछ काम से बाहर गए हैं। लेकिन चिंता मत करो, उन्हें पता है कि तुम सब घर पर आए हो। मैं उन्हें फोन कर बुला लेती हूँ। नैना फोन उठाती है और नंबर मिलाती है। कुछ देर तक फोन बजता रहता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। विक्रम खन्ना कड़क स्वर में, ये लड़का तो बिल्कुल हद कर देता है। आज इतना बड़ा दिन है और ये गायब है, न जाने किस निकम्मे काम में पड़ा रहता है। मिस्टर ओबरॉय हल्के से हंसकर, अरे नहीं नहीं विक्रम जी, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, काम और दोस्तों में उलझ जाते हैं। आप चिंता ना करें, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा तो सब अपने आप सेट हो जाएगा। कृतिका मुस्कुराकर आत्मविश्वास से, डैड सही कह रहे हैं, और वैसे भी मुझे तो पूरा यकीन है कि यशराज को मेरा जैसा पार्टनर और कोई नहीं मिल सकता। विक्रम और नैना एक दूसरे को देखते हैं और संतोष से सिर हिलाते हैं। नैना धीरे से, हाँ कृतिका, हमें भी यही लगता है। यशराज अगर थोड़ी बहुत मनमानी करता है तो शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम जैसी लड़की उसे संभाल सकती है। विक्रम गंभीर होकर ओबरॉय को देखते हुए, तो तय रहा, इस रिश्ते को अब हमें आगे बढ़ाना ही है। यशराज की राय तो बाद में ले लेंगे, पहले हम दोनों परिवार आपस में ये वचन ले लें। ओबरॉय ने तुरंत हाथ बढ़ाकर विक्रम से हाथ मिला लिया। मिस्टर ओबरॉय, तो फिर मुबारक हो, रिश्तेदारी पक्की समझिए। कमरे में तालियों जैसी हंसी गूंजती है। कृतिका मुस्कुराकर शर्माती है और नैना उसे प्यार से देखती है। लेकिन किसी को ये अंदाजा भी नहीं है कि इस वक्त यशराज रीत के फ्लैट में रीत का हाथ थामे अपनी बिल्कुल अलग दुनिया में खुश है। रीत और यशराज डाइनिंग टेबल पर साथ बैठे थे। रीत ने उसके लिए गर्मागर्म पराठे और चाय बनाई थी। यशराज एक पल मुस्कुरा रहा था और अगले ही पल उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। रीत हंसते हुए, क्या बात है, आज तो तुम्हारा फोन जल ही गया लगता है। देखो ना, लगातार बज रहा है, उठाओ भी।
यशराज परेशान होकर, नहीं उठाना चाहता, मम्मी पापा का होगा, पता नहीं फिर कौन सा नया ड्रामा ले आए होंगे। वो फोन साइलेंट कर देता है और प्लेट से पराठा उठाकर खाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अंदर से बेचैन है। रीत उसका हाथ पकड़कर, यश, तुम ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हें खुद को और हमें इस रिश्ते को मजबूत बनाना होगा। तुम्हारे माँ पापा चाहे जितना बिजनेस सोचें, लेकिन तुमने आज तक पहली बार खुद की खुशी चुनी है। अब पीछे मत हटना। यशराज आंखें झुकाकर, तुम्हें नहीं पता रीत, मेरे घर वाले प्यार व्यार में नहीं मानते। उनके लिए सब कुछ प्रॉफिट लॉस है। आज अगर मैं वहां नहीं गया तो पता नहीं कौन सी डील गड़बड़ कर देंगे। यशराज का फोन फिर से वाइब्रेट करता है। इस बार स्क्रीन पर साफ लिखा था, डैड कॉलिंग। रीत ने फोन उसकी ओर बढ़ाया। रीत धीरे से, उठा लो, बात कर लो, भागने से कुछ हल नहीं होगा। यशराज गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करता है। फोन पर खन्ना मैंशन और फ्लैट। विक्रम खन्ना गुस्से में, यशराज, तुम्हें अंदाजा है आज घर पर कौन आया है? मिस्टर ओबरॉय और उनका पूरा परिवार यहाँ बैठे हैं, और तुम गायब हो। यशराज आंखें बंद करके शांत स्वर में, डैड, मैंने पहले भी कहा था, मैं इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कमरे में चुप्पी छा जाती है। फ्लैट में रीत उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों देख रही थी। विक्रम खन्ना गरजते हुए, क्या बकवास है ये? तुम्हें जरा भी समझ है हम कितनी बड़ी डील की बात कर रहे हैं? कितना नाम मिलेगा इस रिश्ते से? तुम्हारी पसंद नापसंद हमें मत सिखाओ, समझे? नैना पीछे से, आवाज तेज, यशु बेटा, तुम क्यों जिद कर रहे हो? एक बार कृतिका से मिल तो लो। इतनी अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। यशराज कपकपाती आवाज में, पर दृढ़ होकर, मम्मी, खुशियां डील या पैसों से नहीं आती। मैं आप दोनों से बचपन से यही चाहता रहा कि आप मुझे अपने बच्चे की तरह देखें। लेकिन आपके लिए मैं सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर रहा। अब मैं जिंदगी ऐसे नहीं जी सकता। मैंने चुन लिया है किसके साथ रहना है। विक्रम खन्ना एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। कमरे में मिस्टर ओबरॉय और कृतिका भी असहज होकर एक दूसरे को देखते हैं। विक्रम ठंडी आवाज में, दबे गुस्से के साथ, ठीक है, अगर तुमने अपनी राह चुन ली है, तो याद रखना, तुम हमारे लिए अब कोई मायने नहीं रखते। फोन कट जाता है। रीत का फ्लैट। यशराज धीरे से फोन टेबल पर रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की सी राहत भी। रीत उसके कंधे पर सिर रखकर, ये आसान नहीं था, लेकिन तुमने कर दिखाया। अब चाहे जो हो, हम साथ रहेंगे। बाकी सब देख लेंगे। यशराज उसकी ओर देखता है, और पहली बार उसे लगता है कि उसने अपनी जिंदगी का सही फैसला लिया है।